गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और जैसे जैसे हम लोग सेट प्रैक्टिस आगे चलते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका इम्प्रूवमेंट भी होता चला जाएगा। और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों के जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको काफ़ी डिटेल में लेकर चलें और धीरे धीरे अपने इस सेट्स को रेगुलर बना के रखते हैं। और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि सेट्स में जो आपका 8 PM का जो टाइमिंग है उस टाइम में आइए, लाइव चैट में अपने आंसर्स को सबमिट कीजिए। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो जनरली जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। और लोह का जो खोज था वो वैदिक पीरियड में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, ये क्या है आपका लोहा, ये क्या है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आप सभी को अच्छे से पता होगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, जिनका बचपन का नाम गौतम था या गौतम बुद्ध के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध, ये क्या है बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? सोहन सिंह भाकना का संबंध किस संस्था से है? तो देखिए सोहन सिंह भाकना का संबंध आज़ाद हिंद फौज, एशियाटिक सोसाइटी, गदर पार्टी और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा गदर पार्टी। बेसिकली इनिशियली में जैसे ही गदर पार्टी का नाम आता था हम लोग को लाला हरदयाल याद आते थे, लेकिन यूपीएससी सीसैट में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें लाला हरदयाल नहीं थे, तो वहाँ पर आता है आपका सोहन सिंह भाकना। बाद में डिटेल में आप इसमें देखेंगे तो पता चलेगा इसके 8 या 9 फाउंडर हैं, उनमें सोहन सिंह भाकना का प्रमुख लिया जाता है। गदर पार्टी के बारे में बात करें, सेंट फ्रांसिस्को यूएसए में फॉर्मेशन हुआ है और कब हुआ है? 1913 में हुआ है। ये 1913 वही है जब आपका नोबेल पुरस्कार मिलता है जिन्होंने कि जनगण मन लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है, गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ है? तो आप लोग को पता होगा काकोरी ट्रेन डकैती, जिसको कि काकोरी अब ट्रेन एक्शन नाम दिया गया है। ये घटना ऑप्शन देख लेते हैं, 1923, 1924, 1925 एंड 1922। आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 1925 में काकोरी डकैती षड्यंत्र हुआ था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई है? देखिए जलियांवाला बाग की घटना पहले हुई क्यों थी वो जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका होने का कारण अगर जानेंगे तो होने का कारण क्या है आपका? रॉलेट एक्ट है, जो कब आया था? 1919 में ही आया था। 18 में प्रपोज था बट 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। ऑन द बेसिस ऑफ डाउट हम किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। इसी एक्ट के थ्रू जो है दो लोगों को, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को जेल में डाल दिया गया था, जिसको छुड़ाने के लिए लोग जलियांवाला बाग में जो बैसाखी का दिन था उस दिन इकट्ठा हुए थे। साथ ही साथ डिस्कशन भी था कि कैसे उनको छुड़ाया जाए। तो जब बात कर रहे हैं बैसाखी तो याद रखिएगा वो अप्रैल मंथ में होता है। ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1929 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? हैदर अली कौन? मैसूर की बात कर लेते हैं हम लोग। हैदर अली इनके ही बेटा कौन थे? टीपू सुल्तान थे। और पोर्टो नोवा में हैदर अली को किसने हराया? ऑप्शन है कैप्टन पोफेम, कैप्टन हेक्टर मुनरो, सर आयरकूट और जनरल गोहार्ड। तो आंसर क्या होगा? सर आयरकूट ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था। ऑप्शंस के आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो होम रूल लीग की बात जब करें तो ये कब की घटना है? ये है 1916 की घटना है। कब की? 1916 की घटना है होम रूल लीग। और इसमें कौन कौन थे? तो बेसिकली ऑप्शन देखेंगे, एनी बेसेंट जवाहरलाल नेहरू नहीं, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी भी नहीं, लोकमान्य तिलक बिपिन चंद्र पाल भी नहीं, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? आंसर होगा होम रूल लीग 1916। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? ऑप्शन है लास्ट सपर बनाया गया है, मोनालिसा भी बनाया गया है, वर्जिन ऑफ रॉक्स भी बनाया गया है, लास्ट जजमेंट ये एक ऐसा इमेज है जो कि लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया नहीं गया है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए पेरिस कम्यून क्या है? एक आपका क्रांति था वहाँ का, कब का है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है 1848, 1870, 1871 और 1875 है। 1875 है वहाँ पे। आंसर क्या होगा? 1871 में जो है फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका?
लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला है बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, जो मेरे हिसाब से सही है, एम्प्लॉयमेंट तो ज़रूरी है ही। नेक्स्ट है सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार। ये जो वर्ड है ये आपका क्या है, गलत है ना। जो वोटिंग राइट्स है तो सबको होना चाहिए, जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ा लिखा हो। शिक्षित होने का मतलब व्यवहारिक है, और व्यवहारिक ज्ञान और डिग्री के ज्ञान में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है सुदृढ़ पंचायती राज, ये बिल्कुल होना चाहिए, और नागरिकों को ईमानदार एवं उत्तरदायी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी आपको नजर आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया? देखिए, प्रस्तावना का क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42 यानी कि 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 में, और इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, जिसमें एक वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो है क्या? ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी वर्ड। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया था हमारे प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा है कि संविधान के लागू होने समय कौन सा नहीं था, तो समाजवादी नहीं था, बाकी पहले से स्वतंत्रता, समानता और न्याय था। समाजवादी बाद में जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? तो फिर वही बात है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कह लीजिए, है ना। ये कौन सा भाग में है? तो आई होप सो आपको ऑप्शन अब क्लियर है, ये भाग 4 में है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से 35, ठीक है, ये आपका क्या है? फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है। और फिर 36 से लेकर 51 तक क्या है आपका? डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? ऑप्शंस में देखिए क्या है, 74th, 44th, 46 और 72। आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 को जो है उस टाइम में जो है, जो आपका मौलिक अधिकार था आपका कौन सा? संपत्ति का अधिकार, उसको हटाकर आर्टिकल 300A में ले जाया गया, ठीक है, और एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। क्लियर? वो कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। जनरली संवैधानिक पोस्ट तो उन्हीं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ये तो होता है। नेक्स्ट राज्यपाल भी है, महान्यायवादी भी। ये देखिए, महाधिवक्ता जो है ये आपका क्या है? एडवोकेट जनरल राज्य में होता है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, अगर ये भी पूछे कि राज्यपाल, ये जो महाधिवक्ता है ये किस आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा ये आर्टिकल है 165 में है, ठीक है, 165 आर्टिकल में इसके बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजता है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि में देखिए 3 ऑप्शन में गोवा है, जो नहीं होगा। यहाँ भी गोवा है, यहाँ भी गोवा है, यहाँ भी गोवा नहीं होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। क्लियर? जिसमें बिहार का लोकसभा में सीट कितना है आपका? 40 है। कितना है? 40 है। आंध्र प्रदेश का 25 है, और राजस्थान का भी 25 है। क्लियर? लेकिन सबसे ज़्यादा कौन भेजेगा? यूपी भेजेगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। राज्यसभा में, सॉरी, लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी राज्य का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में आपने सुना होगा। उनके सिफारिश पे 1959, ठीक है, 1959 में ही राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था चालू होती है, स्टार्ट होती है। तो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी सही होगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? तो ये देखिए, हिंदी जो है राजभाषा के रूप में जब संविधान बन रहा था उसी से में आया था। और संविधान में क्या, 14 सितंबर को 1949, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा आपको, 14 सितंबर 1949 को ही जो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का मान्यता मिला। और तभी इसी वजह से जो है हम लोग 14 सितंबर को जनरली क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलते हम लोग अगली क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या था कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में चक्र की कितनी तीलियां हैं? तो देखिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में आप सभी को अच्छे से पता होगा, ऑप्शन क्या क्या है? 12, 24, 30 और 16। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 24 तीलियां हैं, जो बताता है कि हमारा विकास 24 आवर होता रहे, मतलब ग्रोथ, और साथ ही साथ हम 24 घंटे कंटिन्यू अपने विकास की ओर
तत्पर रहें, कार्यरत रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी आपको नजर आएगा। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उपग्रह किसको कहते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? सबसे पहले ये समझिए कि भूमध्य रेखा होगा कौन कौन सा। तो अगर हम लोग भूमध्य रेखा देखना चाहें तो वैसे तो एक ऑप्शन वर्ल्ड मैप भी है, लेकिन मैं अगर यहीं पर बनाना चाहूँ भूमध्य रेखा, तो मानकर चलते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका अर्थ है, ठीक है। और ये जो आपका 0 डिग्री लाइन है यही आपका क्या है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, क्लियर। तो ये आपका भूमध्य रेखा होगा। और इसके पैरेलल में जो लाइन जाएगी, ये वाला, ऊपर भी 90 लाइन्स है और नीचे भी 90 लाइन्स के आसपास है, 90 डिग्री तक जाता है, हालांकि 90 डिग्री तो 0 हो जाएगा। ये जो लाइन है इनको क्या कहा जाता है? तो देखिए अक्ष होता है, एक्स एक्सिस है ये, है ना। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है लाइन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अक्षांश कहेंगे, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर कहता आपको कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, ठीक है, उसके अगर पैरेलल ऊपर से नीचे, पैरेलल तो जाती नहीं है, ये डॉट से स्टार्ट होता है, डॉट पे जाकर मिलता है, तो ऊपर से नीचे जो वाई एक्सिस की लाइन है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अक्षांश आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, लास्ट वाले वीडियो में भी, लास्ट वाले सेट में भी मैंने आपको बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, साथ ही साथ नाइट्रोजन भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इस क्वेश्चन का 2 आंसर होगा। फिर काफ़ी डीप में जाकर पढ़ेंगे तो ये कहीं कहीं कंसिडरेबल है कि सल्फर डाइऑक्साइड को थोड़ी देर के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जो है ग्रीन हाउस गैस कंसिडर करता है, लेकिन जनरली इस क्वेश्चन का दोनों आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल मंडल में शामिल है? तो आई होप सो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। जब देखते हैं आपको पूछ रहा है लगभग कितना परसेंट, तो हम लोग जनरली बोलते हैं 3/4, है ना। लेकिन अप्रॉक्स की अगर बात करें तो हमारा क्या आएगा, 70% जो भाग है वो क्या है आपका जलमंडल है, बाकी 30% के आसपास क्या है आपका पृथ्वी यानी कि स्थल मंडल है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरता है? तो देखिए इसके लिए आपको क्या, इंडिया का एक मैप देखना पड़ेगा अच्छे से। फिलहाल अगर ऑप्शंस की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा। आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद, इस सेट खत्म होने के बाद एक बार इंडिया मैप जरूर देखेंगे। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, राजस्थान से गुजरेगा, है ना, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है? ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू और कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है। आंसर क्या होगा, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिक्किम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? ऑप्शन है चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना। तो जब बात करेंगे गांधी सागर बांध तो चंबल परियोजना से रिलेटेड है कौन, गांधी सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है? ऑप्शंस में देखेंगे, जैसे ही भाखड़ा आ गया तो क्या हो गया आपका, सतलज हो गया, ठीक है। फिर हीराकुंड महानदी हो गया, नागार्जुन कृष्णा हो गया और उकाई जो है वो आपका क्या है, ताप्ती होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आंसर नंबर सी जो है वो आपका आंसर सही होगा। भाखड़ा नांगल डैम सतलज नदी पे, हीराकुंड महानदी पे, नागार्जुन कृष्णा नदी पे और उकाई जो है वो ताप्ती नदी पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो जनरली जो है भारतीय व्यवस्था में जो परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, रोडवेज के थ्रू होता है। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर डी नज़र आ रहा होगा, रोड, है ना, ये आपका रोडवेज आंसर सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया। ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन है फलों, दालों, आलू और मोटा अनाज। तो आंसर क्या होगा, 2018 को क्या मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक। तो देखिए हरित क्रांति का जनक का 2 क्वेश्चन पूछता है, जनरल हरित क्रांति का जनक हो गया आपका, जनरल का मतलब नॉर्मली, और दूसरा हो गया भारत में हरित क्रांति का जनक। तो जब हरित क्रांति का जनक होगा तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है। और जब आपका भारत में पूछ लेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो MS स्वामीनाथन होंगे। तो आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा आपके, नॉर्मन बोरलॉग होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला शहर है? ठीक है, सर्वोच्च आबादी वाला शहर आपसे पूछ रहा है।
ऑप्शंस में देख लीजिए क्या क्या है। ऑप्शन में आपका वडोदरा है, राजकोट है, सूरत है, अहमदाबाद है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा अहमदाबाद जो है वो गुजरात का सबसे घनी आबादी वाला शहर है या सर्वोच्च आबादी वाला शहर है, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक हो तो क्या होगा? तो देखिए, जब सामान्य कीमत से अधिक होगा तो डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा और सप्लाई ज़्यादा रह जाएगा, यही होगा फाइनली। ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन में क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या कह रहा है कि मांग का मात्रा पूर्ति के मात्रा से कम होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही होगा। जैसे ही आपको कह रहा है कि सीलिंग जो निर्धारित किया गया, सीलिंग का मतलब होता है प्राइस कैप। एक फ्लोर प्राइस होता है और एक सीलिंग प्राइस होता है। फुल फ्लोर प्राइस क्या होता है? फ्लोर प्राइस में हम लोग मिनिमम रखते हैं जिसको एमएसपी बोला जाता है, और सीलिंग प्राइस का मतलब मैक्सिमम होता है। सीलिंग देखते हैं छत क्या होता है, ऊपर होता है, तो सीलिंग प्राइस होता है। तो याद रखिएगा, जैसे ही सीलिंग प्राइस से अधिक रखेगा तो डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। किससे? आपका पूर्ति से, सप्लाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पाधिकार में होते हैं। तो देखिए, जब एकाधिकार बोलेगा तो उसमें एक ही सप्लायर होगा, और अल्पाधिकार बोला तो मान के चलिए कि 2 सप्लायर होंगे कम से कम, ठीक है। तो अल्पाधिकार में क्या होगा? मिनिमम 2 सप्लायर होगा, 2 विक्रेता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो सीवी रमन को बेसिकली, एक तो सीवी रमन का रमन इफेक्ट है, साथ ही साथ जो प्रकाश का प्रकीर्णन उन्होंने बताया उसके लिए उनको मिला है। और प्रकाश कहाँ हम लोग पढ़ते हैं? भौतिकी में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, भौतिक शास्त्र इसका आंसर होगा। 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला है, किस क्षेत्र में? भौतिक के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? ऑप्शंस में है इंसान, वो है। क्या वह दोषी था? ये भी है। प्रकाश और परछाई, ये भी इनका लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है बादलों के पार, ये इनका लिखा हुआ नहीं है। किनका? विष्णु प्रभाकर का। कौन सा लिखा हुआ है वो याद कर लीजिए। इंसान है, क्या वह दोषी था, और प्रकाश और परछाई, ये उनका लिखा हुआ किनका? विष्णु प्रभाकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस इस दिन को मनाया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है? 9 सितंबर, 23 जनवरी, 26 नवंबर और 5 जून। आंसर क्या होगा? 26 जनवरी को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं हम लोग, और साथ ही साथ 26 जनवरी को हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट कर लिया गया था, इनैक्ट हुआ था 26 जनवरी से, ठीक है, लागू होना। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा? मतलब एक लोक नृत्य है जो उड़ीसा से स्टार्टिंग हुआ है। पुलिकली, राउत नाच, डालू कनीथा और घूमरा। तो आंसर क्या होगा? घूमरा जो है वो उड़ीसा में प्रारंभ क्या है? एक प्राचीन लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन, फूल को हम फ्लावर बोलते हैं, तो फ्लोर होगा। तो फ्लोरिकल्चर है, फ्लोरोलॉजी है। ऑप्शन सी और डी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोशिकीय पूर्ण सशक्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है। ऑप्शंस में क्या क्या है? कोलिकर है, हैबरलैंड है, स्कोग है और विल्किंस है। आंसर क्या होगा? कोशिकीय पूर्ण सशक्ता, ठीक है, की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? हैबरलैंड ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है। तो देखिए, दांतों के उचित निर्माण के लिए ऑप्शन क्या क्या है? लोहा यानी आयरन, कॉपर, क्लोरीन और आयोडीन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा जो है वो दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है आपका, हमारे शरीर में पित्त रस यानी कि बाइल कहाँ पैदा होता है? ऑप्शंस में क्या क्या है? लीवर है यानी कि यकृत, अग्नाशय है, तिल्ली है और गुर्दा है। तो आंसर क्या होगा? क्योंकि बाइल डक्ट के बारे में काफ़ी सारा हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले भी, कि बाइल जूस का जो सेक्रेशन है वो कहाँ होता है? हमारे लीवर में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव रक्त का पीएच का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा, मानव रक्त का जो पीएच स्केल होता है वो हल्का सा क्षारीय होता है, और आपको पता है 7 नंबर जो होता है पीएच वो न्यूट्रल होता है। तो 7 से थोड़ा ही ज़्यादा है, तो ऑप्शन में देखेंगे 7 से थोड़ा ज़्यादा कौन सा है? तो 7.4 जो है वो क्या है? मानव रक्त का पीएच स्केल है। नेक्स्ट क्या है, हड्डी एक उदाहरण है। हड्डी क्या है? ऑप्शन में देखिए सब उत्तक लिखा है, उत्तक का मतलब टिश्यू होता है। तो हड्डी कैसा टिश्यू है? तो याद रखिए, हड्डी कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव किसको बोलेंगे? संयोजी उत्तक को कहते हैं आप, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो हड्डी क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? और आप सभी को ये बहुत अच्छे से पता होगा, चार्ल्स डार्विन ने दिया है। किसका? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी है, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है। तो याद रखिएगा, जो आपका अल्ट्रावायलेट रे है, पराबैंगनी रे है, इसको अवशोषण कौन करता है? ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है? O3 होता है। ठीक है। और अगर ओजोन लेयर ना हो तब क्या नुकसान होगा? तो पराबैंगनी किरणें जो होती है हमारी बॉडी के सेल को डैमेज कर देगी और कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा सी, कैंसर। मलेरिया मच्छर काटने से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? ब्रायोफाटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो देखिए, ब्रायोफाटा को जनरली क्या कहते हैं? आपका पादप जनक का पादप जो ये है आपका पूरा का पूरा ग्रुप है, उसमें इनको क्या कहते हैं आप? एम्फीबियंस कहते हैं, क्योंकि इनको क्या है, जनरली जो है नम और छायादार आवास में रहना ये पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नम और छायादार आवास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये यहीं जनरली पाए जाते हैं। कौन? ब्रायोफाटा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सा नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज है। ग्लाइसिन जो है ये आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, हरितगृह प्रभाव, यानी कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है। किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है ना? होने से बढ़ता है। ऑप्शंस में क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, एम्पियर किसकी इकाई है? तो देखिए, एम्पियर किसकी इकाई है? ऑप्शन में चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चार्ज, विद्युत धारा और प्रतिरोध। तो आंसर क्या होगा? विद्युत धारा का जो है इकाई है कौन? एम्पियर। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट है, आवर्तकाल का सूत्र। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज के रेट में हो जाता है। अगर फिजिक्स में बात करें तो जनरली ये पूछ ही देता है। ऑप्शंस में देखेंगे आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, तो 2π√L/g, यही आपका आवर्तकाल का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर ए, ये याद कर लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक लड़का द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य देखिए, W इजिकल टू क्या होता है? W इजिकल टू होता है FS। क्लियर। और F इजिकल टू क्या होता है? MA होता है। और A क्या है आपका? एक्सेलरेशन है। तो A का फॉर्मूला हो गया। M तो क्या हो गया आपको? M दिया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मान के चलते हैं M 1 kg हो, 1 मीटर दूरी, यानी कि S का वैल्यू भी 1 हो गया। जो A है एक्सेलरेशन, वो अर्थ के लिए G हो जाता है। तो 9.8 आपको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, 9.8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और जब कार्य बोल रहा है तो याद रखिएगा, कार्य का ऐसा यूनिट क्या है? जूल होता है। तो 9.8 इंटू 1 कर लेंगे तो आंसर क्या होगा आपका? 9.8 जूल होगा। ये आंसर होगा अगर आप किसी चीज़ को 1 मीटर ऊंचाई तक उछाल देते हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जहां बल नियतांक K होता है? ये 12 का बहुत अच्छा फार्मूला है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। जब स्प्रिंग की बात करेगा और स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा, तो हाफ K इंटू एक्स स्क्वायर होगा। ये आपका आंसर सही होगा। हाफ K एक्स स्क्वायर, वो ऊपर में है, नीचे में नहीं है, ये आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर। हाफ K एक्स स्क्वायर, हाफ MB स्क्वायर जैसे होता है वैसे ही आपका K एक्स स्क्वायर हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? P पोटेंशियल एनर्जी इजक्वल टू होता भी हाफ MB स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी एक स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न में से कौन सी है? तो आपको क्या करना है? एक परमानेंट मैग्नेट बनाना है। तो मृदु लोहा से जो होता है वो आपका क्या होता है? टेम्परेरी मैग्नेट बनता है। और परमानेंट बनाना है तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, स्टील की ज़रूरत पड़ेगा आपको। स्टील से क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती हैं? आई होप सो आप सभी को ये पता होगा। जैसे केशिकत्व जो है वो तो आपका ऊपर की ओर रसारोहण जिसको कहते हैं, उसके वजह से केशिकत्व होता है। गुरुत्व नहीं होगा, पृष्ठ तनाव नहीं होगा, पृष्ठ तनाव होगा, सॉरी। वर्षा की बूंदें गोलीय आकार किस वजह से होती है? पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। एक दूसरे को ऐसे खींचता है और इसकी वजह से वो क्या होता है? गोल हो जाता है। नेक्स्ट है, ऊष्मा के बढ़ाने से ताप। तो देखिए, जैसे ही ऊष्मा को बढ़ाएंगे तो ताप क्या होगा आपका? बढ़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऊष्मा के बढ़ाने से क्या होगा? ताप में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? याद रखिएगा, जो अवतल दर्पण होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है आपका। कौन सा? अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस तो है नहीं ऑप्शन में, है ना, अवतल लेंस है। तो अवतल दर्पण जो ये वाला दर्पण है,
इसमें जनरली जितना भी नीचे बनता है इमेज हमारा वो सब क्या होता है, वास्तविक बनता है, और जो भी इमेज वास्तविक होता है वो क्या होता है, इनवर्स होता है, उल्टा होता है। क्लियर। ऑप्शन क्या होगा, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस, दोनों होगा, तो ऑप्शन में आपका अवतल दर्पण दिया है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है। तो विद्युत हम लोग को क्या करना है, जनरेट करना है, तो जनरेटर जो होता है वो जनरली उसमें तेल डालेंगे और उसको घुमाएंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तो उसको जनरेटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, जनरेटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या है, जनरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादन के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जनरली जो है दूध से रिलेटेड अगर बात करें तो विकिरण द्वारा रोगाणुनाशन नहीं है, शीघ्र ही मान करें पॉस्चुराइजेशन, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, पॉस्चुराइजेशन हम लोग यूज करते हैं परीक्षण या परिरक्षण के लिए दूध का, ठीक है, या दूध के उत्पाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। डेंसिटी नापना है, घनत्व नापना है। ऑप्शन है एनीमोमीटर, बैरोमीटर, पिक्नोमीटर और हाइड्रोमीटर। आंसर क्या होगा, हाइड्रोमीटर होगा, ठीक है। हाइड्रोमीटर का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, द्रवों का घनत्व नापने के लिए करते हैं। बैरोमीटर क्या है आपका, प्रेशर दबाव है, वायुमंडल के दबाव को बैरोमीटर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमता है, यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया। देखिए ये भी 3-4 सेट पहले हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया है कि अगर चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो अपना एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसका लॉस होगा, वो घूमते घूमते आकर न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये किसने कहा था, ऑप्शंस में देखिए जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, रॉन्टजन और बोर। तो नील्स बोर ने ये बताया था आपको कि वो अपने एक फिक्स कक्षा में ही चारों ओर घूमता रहता है, कौन, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में जानी जाती है। तो आपको पता है जो लाफिंग गैस है वो कौन सा होगा, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O कहते हैं। याद रखिएगा NO2 और N2O में डिफरेंस होता है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O के बारे में बात कर रहे हैं। NO2 क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, NO2 बोलेंगे, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ऑप्शंस में क्या क्या है, उदासीन ऑक्साइड है, उभयधर्मी है, अम्ल ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है। याद रखिएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दिखाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, वो आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले पोटेशियम का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 19 है, और 18 क्योंकि ऑर्गन होता है तो पोटेशियम के लिए जो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। फिर मैग्नीशियम को आप मैग्नीशियम को Mn ही रहने दीजिए, ठीक है। और फिर बात कर लें हम लोग ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का हम लोग को पता है एटॉमिक नंबर 8 होता है, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 6, यानी जब हम संयोजकता की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, वैलेंसी जिसको कहते हैं, नेगेटिव में तो -2, और क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो 4 दूनी -8 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में हम लोग को क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है। अब क्योंकि -8, ठीक है, और यहाँ पर +1, ये दोनों जब हम लोग इसका इक्वेशन करेंगे तो फाइनल आ जाएगा -7, और यहाँ पर Mn को Mn ही रहने दीजिए, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या था, 0 था, तो Mn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो -7 है वो अपोजिट में जाकर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, इसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 7 होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं आप किसको, ऑप्शंस में क्या है, धोने का सोडा, कास्टिक सोडा, नीला थोथा और सिंदूर। तो आंसर क्या होगा, धोवन सोडा, यानी कि धोने वाले सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और जब खाने वाले सोडा की बात करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रबड़ स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि। ऑप्शंस में देखते हैं, उसकी घनता उच्च होती है, रबड़ की नहीं, वह धातु है, ये भी नहीं है। प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। याद रखिएगा रबड़ जो है स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि उसका जो प्रतिबल का विकृति से अनुपात क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। रजत दर्पण का मतलब होता है
सिल्वर का फिल्म प्राप्त होगा। फिल्म जैसे कैसे आपके मिठाई वगैरह पे जो आपका चांदी का जो एक लेप लगा रहता है, वैसा फिल्म के बारे में बात कर रहा है। तो कौन सा है आपका? फेलिन विलियन है, बेनेडिक्ट विलियन है, बारफोएड अभिकर्मक है और टॉलेन अभिकर्मक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, टॉलेन अभिकर्मक जो है वो ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण मिलेगा। इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में अवस्थित 60 कार्बन परमाणु है। याद रखिएगा C60 किसको कहते हैं? C60 कहते हैं बकमिस्टर फुलरेन को कहते हैं C60, ठीक है। और वो कार्बन का अभी तक का सबसे ज़्यादा मतलब कार्बन की संख्या वाला एक कोई कंपाउंड मिला है हम लोगों को। और उसमें बेसिकली ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, 12 पंचभुज और 20 जो है 20 जो है षटभुज यानी कि हेक्सागन है। 12 पेंटागन है और 20 हेक्सागन मिलकर बनता है क्या आपका C60। एक फुटबॉल साइज के आकार का मिलेगा आपको बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो अली गौहर बोलते किसको हैं? ये बोलते हैं आपके शाह आलम द्वितीय को अली गौहर का नाम दिया गया है, ठीक है। या ये कहें कि उनके बचपन का नाम है शाह आलम द्वितीय का, जो कि मुगल प्रशासक में 16th या 17th नंबर के राजा हुआ करते थे। कौन? अली गौहर, ठीक है। और उनका जो बिहार अभियान था वो 1759, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा, 1759 को उनका जो है बिहार अभियान क्या हो गया, वर्ष में समाप्त हुआ था 1759 में, ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शंस क्या क्या है? नालंदा है, भागलपुर है, पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा पश्चिमी चंपारण में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान नाम है, ठीक है। कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है? ऑप्शंस क्या है? यूपी, गुजरात, राजस्थान तो नहीं होगा। ऑप्शन में आंसर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र कहाँ है? अहमदनगर राज्य का एक जिला है। कहाँ? महाराष्ट्र में अहमदनगर है एक जिला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? आंसर क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, भारत, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान। आंसर क्या होगा? आंसर होगा भारत। भारत जो है पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है। किसको हराया? याद रखिएगा, हराया है पाकिस्तान को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। तो दादर नगर हवेली क्या है आपका? यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसका जो कैपिटल है क्या है? पांडिचेरी है, कवारती है, पोर्ट ब्लेयर है, सिलवासा है। आंसर क्या होगा? सिलवासा जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली का क्या है? कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि पटका किस देश की मुद्रा है? तो ये जो PATACA है, पटका कह लीजिए, किस देश की मुद्रा है? मकाऊ, लाओस, पनामा और मैक्सिको। आंसर क्या होगा? पटका जो है वो मकाऊ का जो है वो करेंसी है और मकाऊ देश की राजधानी भी मकाऊ ही है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखाएं होंगी? अक्षांश किसको बोला मैंने बताया जो एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष के ऊपर हो उसको अक्षांश बोले। और सबसे लंबा बोला तो सबसे लंबा यही 0 डिग्री अक्षांश जो है सबसे लंबा होगा। 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, भूमध्य रेखा ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो याद रखिएगा, मगध साम्राज्य का इनिशियल स्टेजेस में शुरुआती जो राजधानी है वो क्या थी? पाटलिपुत्रा नहीं थी, सॉरी। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, राजगीर, जिसको कि राजगृह बोला जाता था। ऑप्शन नंबर बी, राजगीर जो है वो मगध साम्राज्य की इनिशियल यानी शुरुआती स्टेज में राजधानी थी। बाद में पाटलिपुत्रा भी हुआ, ऐसे शिफ्ट हुआ, लेकिन इनिशियल स्टेज में राजगीर था जो उस समय राजगृह कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? ऑप्शंस क्या क्या है? कोट्टापुरम है और कोलम है, प्रयागराज और हल्दिया है, मांडवी और जुआरी है, सदिया और धुबरी है। तो याद रखिएगा, जलमार्ग 1 जो है वो आपके गंगा नदी पे बना हुआ है जो प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक है।
और जब हम बात करेंगे जलमार्ग 2 तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्रा नदी पे बना हुआ है जो सदिया और धुबरी है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, सदिया और धुबरी राष्ट्रीय जलमार्ग 2। नेक्स्ट है, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। जाइएगा इंडिया मैप जरूर देखिएगा, सिक्किम मैप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और उड़ीसा। आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ राज्य है कौन सा है, सिक्किम है। नेक्स्ट है, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। ऑप्शंस में है गंगा, यमुना, नर्मदा और कावेरी। आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका नर्मदा। नर्मदा नदी पर ही जो है वो इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। नर्मदा नदी एमपी में बना हुआ है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है। ऑप्शंस में क्या क्या है आपका, कापालिक है, सत्रिया है, गराडी है और करगा है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है आपका, गराडी है। क्या है, गराडी आपका क्या है, पुदुचेरी का लोक नृत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भारत का पहला जनसंख्या राज्य वाला कौन सा है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, हम लोग का है यूपी, ठीक है। सेकेंड नंबर पे कौन सा है, महाराष्ट्र है। और थर्ड नंबर पे कौन सा है, बिहार है। तो याद रखिएगा तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका 2011 जनसंख्या के अनुसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है। याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय ट्यूरिंग, वॉशिंगटन, लंदन और बर्लिन। आंसर क्या होगा, ट्यूरिन में स्थित है आपका। ऑप्शन नंबर ए ट्यूरिन है, इसमें स्थित है आपका यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज। अच्छा ट्यूरिन है किस देश में, याद रखिएगा ये इटली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मांग डैश में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। यानी कि सीधा सीधा लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का मांग किया गया था। किस वर्ष किया गया था, ऑप्शन पूछ रहा है 1932, 1940, 1942, 1936। आंसर क्या होगा 1940, 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को रखा गया था। तो चलिए आई होप सो आप लोगों को इस सेट में मज़ा आ रहा हो। देखिए ये सेट को जब प्रिपेयर किया जाता है तो मे बी एक दो एरर रह जाता है, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगूंगा। और आप लोग का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत, यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ऑफ़ यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।